Rest in peace. स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो इस ज्योग्राफी जो 10th स्टैंडर्ड का है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पूरे बुक में इंडिया एंड ब्राज़ील को कंपेयर किया गया है। तो इंडिया एंड ब्राज़ील को क्यों कंपेयर किया गया है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद में देखा जाता है कि इंडिया और ब्राज़ील के बीच में बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि इंडिया का अगर हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो कब से शुरू हुआ, तो इन ईयर 1948 इंडिया एंड ब्राज़ील के बीच में उनका पॉलिटिकल रिलेशनशिप शुरू हुआ। और अभी हम लोग रिसेंटली देखेंगे 2020 में 26 रिपब्लिक डे पे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें इनवाइट किया गया था। तो ये इंडिया और ब्राज़ील के बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। ऐसे बायलैटरल रिलेशंस है। बायलैटरल रिलेशनशिप में देखेंगे हम लोग तो इंडिया एंड ब्राज़ील के बीच में बहुत अच्छा ट्रेड होता है। इंडिया और ब्राज़ील ब्रिक्स के मेंबर भी है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 मेंबर का एसोसिएशन है जो मतलब एक रीजन में, यानी कि जो पैसिफिक एशियन का जो रीजन है यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल डेवलप करते हैं। और ब्राज़ील भी एक इमर्जिंग यानी कि डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया भी एक इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री है। तो इसके लिए यहाँ पे ब्राज़ील और इंडिया को कंपेयर किया गया है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राज़ील और इंडिया के बीच में बहुत सारे जैसे कि साउथ एसोसिएशन का भी वो पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ में सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जैसे हम पे देखेंगे कि ब्राज़ील और इंडिया का फ्लोरा एंड फाउना दिखाया गया है। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। तो टॉपिक है, नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली सेकेंड चैप्टर से शुरू करेंगे, लोकेशन एंड एक्सटिंक्ट। तो जैसे हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड से देखा कि ज्योग्राफी को एक एज अ सेपरेट सब्जेक्ट हमने पढ़ा है इन पार्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के पार्ट में हमने देखा वहाँ पे कि जैसे कि हमने देखा कि अर्थ है, तो अर्थ के 4 स्फीयर है। उसके बाद में ह्यूमन का सेटलमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन कहाँ पे सेटल होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मतलब कौन से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ह्यूमन का लाइफ डिपेंड है। फिर ह्यूमन को जो रॉ मटेरियल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फिर उनका यूज़ क्या है। फिर ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में या लोकल मार्केट में इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ पे, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले मतलब 6th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक हमने ये देखा। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी को और अच्छे तरीके से समझते हैं तो इसके लिए हमारे पास में कुछ स्किल्स होना चाहिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन का स्किल, क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएशन होना, कंपैरिजन करना, ग्राफ डायग्राम को समझना या मैप रीडिंग करना, या कुछ डेटा जो दिया है उसको एनालिसिस करना, या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो उस कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, या कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करना है। तो ये सारे चीज़ के लिए, यानी कि जितने भी हमने ऊपर स्किल्स देखे, इनको एक्वायर करने के लिए, मतलब ये स्किल हमको आने के लिए हमको कुछ रीजन का स्टडी करना ज़रूरी है। यानी कि रीजन यानी कि कोई जोग्राफिकल रीजन, यानी कि जियोपॉलिटिकल के साथ में जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग जोग्राफिकल नॉलेज के लिए तो हमको यहाँ पे 2 कंट्रीज़ का रिसर्च या रेफरेंस लिया गया है। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देखा है तो यहाँ पे हम लोग नेचुरली जो मतलब एप्लीकेशन नहीं देखा इसका कि ये एप्लीकेशन क्या है इसका, या अंडरस्टैंड नहीं किया कि नेचुरल क्या है, मैनमेड इवेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ से ये जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि जोग्राफी क्या है, ये कौन कौन से रीजन में अप्लाई होता है। कि जैसे कि अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज या डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, या करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारे चीज़ को देखने के लिए, या जो भी नेचुरल और मेन मैड डिज़ास्टर है, जैसे कि जंगल में आग लग जाता है या ऑयल वगैरह लीक होता है या गैस लीक हो जाता है,
तो दीज ऑल आर मैन मेड डिज़ास्टर्स। जैसे अभी हम लोग रिसेंटली अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ, इसके पहले भी भोपाल ट्रेजेडी सबको पता ही है। तो दीज ऑल आर मैन मेड डिज़ास्टर। तो ये डिज़ास्टर्स को हम लोग बेटर वे में किस तरीके से रोक सकते हैं, ये या क्या रेमेडीज़ है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए ये ज्योग्राफी में ये जो अभी पूरा सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो लोकेशन एक्सटेंट ये सेकेंड चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 कंट्रीज़ का हमें फ़्लैग दिया है। एक कंट्री का फ़्लैग तो देखकर हमें पता ही चल जाता है कि ये कुछ कंट्री का फ़्लैग है। तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, तो उस हिंट्स को पढ़ के हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंट्री का फ़्लैग है। तो ऑब्वियसली जो पहला फ्लैग है हमको तो मतलब हिंट का ज़रूरत ही नहीं है, बिना हिंट के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हमारे प्यारे कंट्री इंडिया यानी कि भारत का फ्लैग दिया है। तो जैसे कि इंडिया के लिए क्लूज़ दिया है कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखने जाएँ तो इंडिया इज़ द सेकेंड पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, यानी कि मसाले के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडिया। क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो इस तरीके से ये इंडिया के क्लूज़ थे। अभी हम लोग नेक्स्ट फ्लैग के जो क्लूज़ है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्लैग के जो क्लूज़ है वो है फेमस फॉर सांबा डांस। नेक्स्ट क्लू है नो एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो कॉफ़ी पॉट यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में ये जो कंट्री का फ्लैग है यहाँ से आता है। थर्ड क्लू दिया है फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो फुटबॉल यानी कि जो फुटबॉल का गेम है यहाँ का पॉपुलर गेम है, जैसे कि इंडिया का क्रिकेट है ऐसे इस कंट्री का है। तो ये कंट्री कौन सी है, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस पूरे सिलेबस में इंडिया एंड ब्राज़ील को कंपेयर किया है। तो ये जो फ्लैग दिया है इट इज़ एन फ्लैग ऑफ ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील का फ्लैग है ये। तो ब्राज़ील और इंडिया के कंपैरिजन के यहाँ पे बेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लोकेशन को पहले यहाँ पे कंपेयर किया, यानी कि लोकेशन कैसे दिया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला दिया नेम ऑफ द कंट्री इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा प्यारा भारत, और उसका कैपिटल है हमारा न्यू दिल्ली। इसका लोकेशन एंड एक्सटेंट हम लोग देखेंगे। तो लोकेशन और एक्सटेंट के हिसाब से और क्या बाउंड्रीज है वो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इंडिया का देखेंगे। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमीस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के नदर्न एंड ईस्टर्न हेमीस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। तो नदर्न मतलब नॉर्थ साइड में, यानी ईस्टर्न हेमीस्फीयर मतलब जब हम लोग वर्ल्ड को मतलब जो अर्थ है अर्थ को डिवाइड करेंगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो जिसको हम लोग लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन नदर्न एंड ईस्टर्न हेमीस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो नदर्न ईस्टर्न मतलब क्या है यहाँ पे कि जो लाइन है हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल लाइन, यानी कि लॉन्जिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसके बेस पे, तो उसके ईस्ट में और नॉर्थ साइड में, नॉर्थ का जो हेमीस्फीयर है अर्थ का, यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो हमको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। तो 7 कॉन्टिनेंट में से एक पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में इंडिया, सदर्न यानी कि साउथ साइड में है। तो इंडिया एशिया का जो साउथ साइड है वहाँ पे ये इंडिया लोकेटेड है। तो साउथ साइड मतलब ये किसके हिसाब से देखा जा रहा है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो ये हमारे लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ है। तो वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग वेस्टर्न कंट्री के साउथ साइड में हम बिलोंग करते हैं। तो हमारा इंडिया वेस्टर्न साइड में साउथ साइड में लोकेट करता है। अभी इसका एक्सटेंट देखें, मतलब ये कहाँ से मतलब कितना इसका एक्सटेंट है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस मैप को देख के पहचानना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है यानी कि जो डिग्रीज़ दिया है वो क्या क्या स्पेस है वैल्यू है उनको फिल करना है। जैसे कि इन डिग्रीज ब्लैंक स्पेस 2 6 डिग्री लैटिट्यूड बिटवीन, यानी कि जो लॉन्डिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिया है इन दोनों को बताना है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वाइज बताना है हमें, ठीक है।
तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट टिप यानी कि जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, यानी कि नीचे का जो हिस्सा है तमिलनाडु केरला के साइड का, इट इज़ इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 नॉर्थ पैरेलल, मतलब नॉर्थ साइड में के पैरेलल में है। अगर ये पूरा फिगर हम लोग देखते हैं इंडिया का, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वाटर बॉडीज़ है इंडिया का, तो जो मतलब मेजर पोर्शन है वो वाटर बॉडी से है इंडिया के इस साइड में। एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, एक साइड में अरेबियन सी है। और कंट्रीज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम एक टेबल बनाना है नोटबुक में, और उस नोटबुक में हमको ये टेबल्स में सब लिखना है। अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिया को कौन कौन से कंट्रीज़ टच करते हैं, यानी कौन कौन से कंट्री के साथ में इंडिया अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में अफ़गानिस्तान भी आता है। एक्चुअली में ऐसा देखा जाए तो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर टच होता है वो पीओके में टच होता है। पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो हिस्सा मतलब आज के करेंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, बट इट्स बिलोंग टू इंडिया, ये इंडिया का ही पार्ट है। लेकिन ये हिस्सा भी पीओके से टच करता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो अफ़गानिस्तान भी इंडिया को टच करता है। नेक्स्ट है चाइना, चाइना के बाद आता है नेपाल है, नेपाल के बाद है भूटान, भूटान के बाद है म्यांमार, बांग्लादेश। और ऐसे और एक नेबर कंट्री में अगर गिनेंगे तो श्रीलंका भी नेबर कंट्री में आता है, ऐसे ही मालदीव भी नेबर कंट्री में आता है। मालदीव यहाँ पे नीचे मैप में दिया नहीं है, थोड़ा नीचे साइड में आता है इंडियन ओशन में। तो इंडियन मतलब ओशन में अगर देखेंगे तो इंडिया के नेबर कंट्रीज है जो है मालदीव एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये टेबल बना के हमके नोटबुक में लिखना है। तो ये टेबल यहाँ पे दिया ही है डायरेक्शन के हिसाब से। तो ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ बिलोंग करते हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में कौन से कंट्रीज़ है, उनका टेबल बना के हमको लिखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के ईस्ट में कौन सा कंट्रीज़ है, तो इंडिया के ईस्ट में जैसे कि बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है। और वेस्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान है, साउथ में जैसे देखेंगे कि श्रीलंका है। तो ऐसे तुम्हें वो टेबल में फिल करना है। तो ये हमने इंडिया के बारे में देखा। ऐसे हम लोग नेक्स्ट जो हमने फ्लैग देखा था, तो उसका नाम क्या है फ्लैग का, तो फ्लैग का हिसाब से जो हमने नाम देखा था ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को ऐसे क्या बोला जाता है, तो फेडरेटिक रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। इसका कैपिटल क्या है, तो कैपिटल इज़ ब्रासिला। तो ब्रासिला इसका कैपिटल है। और ये पॉलिटिकल मैप दिया ब्राज़ील का, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ब्रासिला ये कैपिटल यहाँ पे दिया है। तो अगर हम लोग ब्राज़ील को अगर हम लोग मेजर करेंगे तो ब्राज़ील कहाँ पे है, तो ब्राज़ील इज़ लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है कहाँ का, वाइल मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में तो है ये, लेकिन इसका बहुत सारा जो मेजर हिस्सा आता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो अर्थ को डिवाइड किया गया है हेमिस्फीयर में, तो हेमिस्फीयर में जब डिवाइड हुआ है तो ऐसे देखने जाएंगे तो एक्चुअली में ब्राज़ील कहाँ पे लाइज करता है, तो ब्राज़ील लाइज करता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया कहाँ लाइज करता है, तो इंडिया लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राज़ील इज़ लाइज इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लेकिन अमेरिका में कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। देयर आर 2 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ब्राज़ील अगर हम लोग देखेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाइज करता है। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लाइज करता है। तो सेम यहाँ पे भी तुम्हारा ये एक होमवर्क है जो डॉट डिग्रीज दिया है, इनको फिल करना है लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को ढूंढ के। अगर ये पूरा अगर हम लोग फिगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन कौन से ओशन देखेंगे, तो ओशन देखेंगे तो जैसे हमने इंडिया में देखा कि एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबिक सी है, और पूरे एरिया को अगर ऐसे मिला के बोला जाए तो इंडियन ओशन। तो ऐसे यहाँ पे कौन कौन से ओशन है, तो पहला है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन है,
ऐसे अगर हम लोग कंट्रीज़ के बारे में देखें तो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में ब्राज़ील का यानी कि बॉर्डर शेयर होता है, और साथ ही में अगर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्राज़ील के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो हम लोग अगर यहाँ से शुरू करेंगे नीचे से, तो सबसे पहला है उरुग्वे, उसके बाद है अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, पेरू के बाद है कोलंबिया, वेनेजुएला, उसके बाद है गियाना, सूरीनेम, फ्रेंच गियाना। तो इतने कंट्रीज़ के साथ में ब्राज़ील अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राज़ील के ऊपर से क्या क्या कौन कौन से लाइन पास होते हैं, तो ब्राज़ील के ऊपर से इक्वेटर पास होता है, उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो इक्वेटर और साथ ही साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों लाइन ब्राज़ील से पास होते हैं। तो ब्राज़ील के कौन से सिटीज़ वगैरह से पास होता है तो ये भी हमें देखना है, जैसे कि अमेज़न है, रोरामिया है, एमापा है, तो यहाँ से इक्वेटर पास होता है। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, तो वो पराना से और सौ पौला से पास होता है, और थोड़ा बहुत हिस्सा मैटो ग्रोसो डो सूल से भी पास होता है। ऐसे हम लोग अगर इंडिया का भी देखते हैं तो इंडिया से कौन सी लाइन पास होती है, तो इंडिया से नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया 8 डिग्री मतलब इंडिया से इक्वेटर 8 डिग्री ही लंबा है, मतलब इंडिया जस्ट इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो, और दूसरा चीज़ इंडिया जैसे कि ब्राज़ील के ऊपर से इक्वेटर पास होता है, लेकिन इंडिया जो है इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर है। और दूसरा चीज़ जैसे कि हमने वहाँ पे देखा यहाँ पे ब्राज़ील में कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, ऐसे इंडिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, किसे क्या नाम से बोला जाता है, कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ है, कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया लाइज करता है, कौन से कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील लाइज करता है। जैसे कि ब्राज़ील अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, यानी कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ऐसे ही इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट है, वो भी एशियन कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में है, तो साउथ पार्ट में है। ऐसे ही हम लोग अगर ब्राज़ील को देखेंगे तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि वेस्टर्न पार्ट में है। और हम लोगों ने कुछ लॉन्जिट्यूड नेबर कंट्रीज़ के साथ साथ भी देखे, जिसका जो भी आगे का जो पार्ट है यानी कि वो और आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इंडिया के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया मतलब जो 1947 के पहले मतलब 1.5 सेंचुरी मतलब 1947 ईयर जो है इसके पहले, यानी कि जिसे हम 150 साल बोलें, तो 150 साल तक इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर रूल किया। और इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ही इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, जैसे कि 3 वॉर हुआ। वॉर में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कारगिल का वॉर था, उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो कश्मीर के लिए भी वॉर हुआ था, वो तो जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ। और उसके साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो चाइना के साथ में 1962 में वॉर हुआ, और फिर 1971 में इंडिया का और पाकिस्तान का फिर से वॉर हुआ। तो इस वॉर में अगर हम लोग मतलब ये ऐसे मेजर वॉर्स हैं जिसमें इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान और इंडिया का जो मेजर वॉर हुआ, उस टाइम पे एक नया कंट्री भी क्रिएट हुआ, बांग्लादेश, जिसको आज हम मतलब एक्चुअली में इट इज़ एन ईस्ट पाकिस्तान। जब डिवीज़न हुआ इंडिया का तो 2 कंट्री बना, एक बना पाकिस्तान और एक बना इंडिया यानी कि हिंदुस्तान। तो इंडिया के वेस्ट साइड में वेस्टर्न पाकिस्तान था और इंडिया के ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से बोलते हैं। तो जो बांग्लादेश वाला कंट्री है इट इज़ एन ईस्ट पाकिस्तान बिफोर 1971। उसके बाद में हमने फेमाइन का भी सिचुएशन देखा 1960 और 1970 के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम थे जिससे इंडिया गुजरा और आज एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री के बेस पे पूरे वर्ल्ड में आ चुका है। तो इंडिया को आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट के रूप में भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है। कि पॉपुलेशन मतलब अगर हम लोग देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन वाइज हम
पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक में आते हैं। और ऐसे यूनाइटेड नेशन के कुछ ऐसे रिपोर्ट्स एंड डेटा भी बताते हैं कि 2027 तक हम चाइना को भी सरपास कर जाएंगे, मतलब हम चाइना को पीछे कर देंगे और इंडिया आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखे। आज हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो बाद हमने देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह भी किए। इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो जो पॉपुलेशन, इसमें से मेजर जो पॉपुलेशन इट इज़ इन यूथ पॉपुलेशन। तो यूथ पॉपुलेशन है और साथ ही में वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में है, यानी कि जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। मतलब ये जो पॉपुलेशन है इंडिया के लिए एज अ डिविडेंड के तरीके से, मतलब इनका एक अच्छा यूज़ होगा इंडिया के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया इज लुक अपॉन एज अ यंग कंट्री। जैसे कि चाइना और इंडिया को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन केस, तो चाइना का पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन जो चाइना का मेजर पॉपुलेशन है वो ओल्ड पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पे जो भी ज़्यादा वो पॉपुलेशन मिलेंगे वो सब बूढ़े या एजेड लोग मिलेंगे। लेकिन जो इंडिया का पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन मिलेगा इट इज़ एन यूथ पॉपुलेशन, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन, जो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। ऐसे हम लोग ब्राज़ील का बैकग्राउंड देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे हम लोग कम से कम देखेंगे तो 3 सेंचुरी तक ब्राज़ील पोर्तुगीज़ के रूल के अंडर था। जैसे इंडिया ब्रिटिश के रूल के अंडर था, ऐसे ब्राज़ील पोर्तुगीज़ के रूल के अंडर था। ब्राज़ील ने अपना इंडिपेंडेंस 1822 में मिला उन्हें। फिर 1930 से लेके 1985 तक, यानी कि हाफ सेंचुरी तक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पॉपुलस मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंस तो मिला लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलाई गई इट इज़ ए मिलिट्री गवर्नमेंट, मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट के बेस पे चलने लग गया। तो वहाँ पे मतलब जो लोग, जैसे कि इंडिया में आज हमने देख रहे प्रॉपर गवर्नमेंट है, वैसा 1930 से लेकर 1985 तक ब्राज़ील में कोई गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पे, बल्कि मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी कि जो आर्मी का रूल चलता था वहाँ पे, आर्मी ही गवर्नमेंट थी और आर्मी ही पूरे देश को संभालती थी। तो 1985 के बाद से जाके प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ब्राज़ील में बना। और मतलब लेट 20वीं सेंचुरी में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राज़ील एक ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से उभर कर बाहर आया। और आज हम लोग देखेंगे तो ब्राज़ील भी वर्ल्ड के इकोनॉमी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर रहा है और वहाँ पे भी मतलब एक फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छा मार्केट क्रिएट हो रहा है। तो तुम्हारे लिए मैप दिया, वर्ल्ड मैप, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना नेम ऑल द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो ये पूरे पॉलिटिकल मैप में हमें बताना है कि कितने कॉन्टिनेंट्स है, उसके बाद में कितने ओशंस है वर्ल्ड में, ये बताने हैं। तो कॉन्टिनेंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट है। 7 में से तो 2 कॉन्टिनेंट हमने देखी ऑलरेडी, एक एशियन कॉन्टिनेंट और एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और एक मैंने और एक्स्ट्रा बताया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सेकंड बताना है कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर एंड नेम देम। तो ये वर्ल्ड मैप में ब्राज़ील और इंडिया को कलर करना है और उनका नाम भी वहाँ पे देना है। ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू एंड इट्स डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेटर का लाइन भी खींचना है। इक्वेटर कहाँ से पास होता है? तो इक्वेटर नॉर्मली 0 डिग्री चैनल से पास होता है, 0 डिग्री से पास होता है। तो इक्वेटर का लाइन भी खींचना है और उसका डिग्री भी लिखना है। तो डिग्री तो मैंने बता दिया। एंड शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन, मतलब तुमने जो भी मैप किया है उसको डायरेक्शंस भी बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी दिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री यू हैव स्टडी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द कंट्री दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर इन साइज। तो ये तुम्हें ये भी बताना है कि ब्राज़ील बड़ा है या इंडिया बड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो किस कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू द लोकेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट। मतलब लोकेशन के हिसाब से ब्राज़ील और इंडिया में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बहुत सारा देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा भी कि ब्राज़ील के ऊपर से इक्वेटर भी पास होता है, ब्राज़ील के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। इंडिया इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है और इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इनके बीच में क्या ये सारे डिफरेंस है ये बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट डज ईच ऑफ द 2 कंट्रीज हैव। तो इंडिया में और ब्राज़ील में कितने
स्टेट्स है ये बताने हैं, तो चलो मैं बता देता हूँ। इंडिया में कितने स्टेट है, ब्राज़ील का तुमको बताना है। जैसे इंडिया में हम लोग देखेंगे तो टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। कितने स्टेट्स है टोटल? तो 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। नेक्स्ट है ड्रॉ द फ्लैग ऑफ दिस कंट्री इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में इन दोनों कंट्रीज़ का फ्लैग ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्ब्लेम ऑफ बोथ द कंट्रीज़। तो दोनों कंट्री का जो एम्ब्लेम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है और ब्राज़ील और इंडिया के जो इंडिपेंडेंस हुए, तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या डिफरेंस है दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में ये बताना है। उसके बाद में इम्पेरियल पावर विच रूल ब्राज़ील ऑल्सो रूल है पार्ट ऑफ इंडिया। फाइंड आउट व्हेन द पार्ट ऑफ इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को कब इंडिपेंडेंस अचीव हुआ, किस रूल से देखा, मतलब क्या क्या रूल हुआ इंडिया के ऊपर, ये बताना है। देखो यहाँ पे डू यू नो में दिया है। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑन 15 अगस्त। जैसे ब्राज़ील में कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन 7 सितंबर। तो और दूसरा चीज़ हम देखें तो इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट चलता है। वहीं इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा चलता है, सॉरी यहाँ पे इंडिया में हम लोग देखेंगे तो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलता है और ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलता है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या हो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फेडरल पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं, यानी कि इसको इन शॉर्ट हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे एक तो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दो गवर्नमेंट है जो सिस्टम हम इंडिया में देखते हैं। तो बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, तो जैसे कि प्रेसिडेंशियल हम लोग अमेरिका का देखते हैं, यूएसए का एग्जांपल, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। यानी कि जो पावर विच इज़ लाई इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, मतलब पूरा का पूरा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट चाहेगा वैसे ही होगा, प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेगा वैसे ही होगा। यानी कि स्टेट के हाथ में पावर होता है क्या, तो स्टेट के हाथ में पावर नहीं होगा। तो जो पावर कहाँ से आएगा, तो सेंटर से स्टेट के पास आएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा पावर। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्या होगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा, तो वहाँ पे जो ट्री है लोकल और ट्री वुडन ट्री है जिसको पॉ ब्राज़ील बोलते हैं, इस वर्ड से ब्राज़ील ऐसा नाम ब्राज़ील कंट्री का पड़ा। थैंक यू। तो जितना होमवर्क दिया इसको करो।